हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और आप लोग जो है फर्स्ट चैप्टर को पूरा एंजॉय किए होंगे, है ना। उसका जो है अभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लाएंगे, वो भी आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन अभी हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक ना। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले, तो आपका जो है पहला चैप्टर तो खत्म करते हैं, 2 वीडियो में आपको खत्म करके दे दिए। उसमें जो कुछ कुछ चीज़ें जो थी प्रूफ करने वाला, जैसे A=R/2 और दर्पण सूत्र, वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा वीडियो में। आज जो है हम डाल देंगे वहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में जो हम लोग अगला चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन का लेक्चर 1। आप लोग 1 मिनट रुकिएगा, इसको जो है हम जो है फ्लाइट मोड नहीं मारे हैं, क्योंकि कॉल आता है बहुत आप लोग का, इतना ना कि परेशान कर देते हैं आप लोग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉल मत किया कीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो बनाते रहते हैं ना, कॉल आ जाता है, माथा खराब हो जाता है। आप लोग मैसेज कीजिए ना, आप लोग मैसेज में जो पूछना रहेगा, टाइम मिलता है हम सभी का जवाब देते हैं। चलिए, बाकी जो भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके जितने भी साथी होंगे उनको बोल दीजिएगा कि बाल स्टडी पे क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है, एकदम शुरू से सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। और वो भी मात्र 3 महीने में आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है समाप्त होगा। आप देख सकते हैं कि 2 दिन में जो है आपका एक चैप्टर खत्म कर दिए। तो इधर यार ये भी 2 से 3 दिन लगे, मान चलिए इसका 3 दिन लगा, तो 3 दिन में भी खत्म हो जाएगा। टाइम कुछ नहीं लगेगा, 2 ही दिन में खत्म हो जाएगा, देख लीजिएगा ये भी, है ना। चलिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 वीडियो में आ जाएगा। एक में सब्जेक्टिव लेके चलेंगे, एक में ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे। ये खत्म होगा, उसके बाद दोनों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवा देंगे। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में पूछने के दृष्टिकोण से जो है आपके लिए लेके आएंगे हम, और वो पढ़ लीजिएगा तो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा। कसम देते हैं आपको कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। तो आप लोग जो है अपने साथियों को जरूर बताइएगा कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए, ताकि हमसे और बच्चे जुड़े, तो और हम लोग मोटिवेट हो और आपके लिए और बहुत सारे वीडियो लाएं और पूरा जोश के साथ लाएं, है ना। क्योंकि जोश रहता है तब मजा आता है पढ़ाने में। चलिए, अब प्रकाश का अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका देखिए वो परिभाषा सबसे पहले देख लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता है क्या। कि इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण जो है एक पारदर्शी माध्यम कहने का मतलब आर पार होने वाला, पारदर्शी का मतलब जिससे कि आर पार हो जाए किरण। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने से उसके दिशा में क्या होता है कि उसके पथ में क्या होता है कि परिवर्तन हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब कि फिगर पार लीजिएगा, देखिए ये कोई पारदर्शी माध्यम है, मतलब कि ऊपर में देखिए मान चलिए वायु है, ऊपर में क्या है वायु है, और नीचे में मान चलिए क्या है पानी है। तो आपको तो मालूम है कि इधर से इधर प्रकाश चल जाएगा, हवा मतलब इधर से अगर पानी मारते हैं लाइट तो जाता है कि नहीं। तो इस तरह से मान चलिए किरण कोई जा रहा है, तो यहाँ पे अभी लंब खिंचाता है, आपको मालूम है। अब ये क्या होगा, या तो इधर मुड़ेगा, है ना, या तो इधर मुड़ेगा। इसको जाना चाहिए था कैसे, इसको जाना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा, इसको जाना चाहिए था इस तरह से सीधे, लेकिन इस तरह से सीधे ना जाएगा, या तो उधर भागेगा या तो इधर भागेगा। लेकिन क्या होगा, ये अपने पथ में तो परिवर्तन करेगा ना, ये ऐसे सीधे ना जाके या तो उधर भागेगा या तो इधर भागेगा। और कब इधर भागेगा कब उधर भागेगा हम बताएंगे आपको, वेट कीजिए। बस अभी आप ये समझिए कि इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा, या तो उधर भागेगा या तो इधर आएगा, है ना। तो इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ध्यान दीजिए कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, है ना, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो उसके पथ मतलब होता है बाबू रास्ता, पथ मतलब रास्ता में परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इधर भाग जाता है, या तो कभी कभी इधर भाग जाता है। अब कभी कभी भागता है कि इधर, जो हम बताएंगे, ठीक ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इससे पहले याद रखिएगा ये सभी चीजें जो आप पहले याद रखिए इसमें, कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये तो कंफर्म ही पूछा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आपके ऑप्शन में ये वाला रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, प्रकाश की जो चाल होती है वो 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी जो है तय करती है 1 सेकंड में, ठीक ना। अगर यही किलोमीटर में आपसे पूछ देते 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। कहाँ है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख 1 सेकंड में, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलती है। तो ये हो गया निर्वात में प्रकाश की चाल। अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे जल में पूछा जाए तो बताइएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आपसे कांच में पूछा जाए तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसका जो PDF भी जो है आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं ना,
फिजिक्स वाले पे क्लिक किए, फिर आप वीडियो वाले पे गए, वीडियो से पहले आपको नोट्स मिलेगा, इधर इधर मिलेगा, तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। प्रकाश का परावर्तन वाला भी डाल देंगे, वहाँ से वो भी मिल जाएगा, ठीक ना। अगर आपसे किलोमीटर में पूछे तो ये 1 सेकंड में हो जाएगा 2 लाख, अगर ये पूछे तो 1 सेकंड में हो जाएगा 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक ना, सॉरी किलोमीटर प्रति सेकंड। हाँ, तो ये जल में हो जाएगा और ये कांच में हो जाएगा, निर्वात में। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होता है, तो देखिए सबसे अधिक किस में प्रकाश की चाल, निर्वात में ना, देखिए 3 लाख है, इस समय तो कम है, तो यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक ना, कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में होती है। निर्वात होता है क्या, ये अंतरिक्ष में होता है, जहाँ पे ना तो हवा होता है ना पानी होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर आप वहाँ पे जाइएगा ना तो उड़िएगा ऐसे करके, जैसे पापा की परी कैसे उड़ती है वैसे उड़िएगा, समझ रहे हैं ना, पापा की परी उड़ती है ना, उसी तरह से आप वहाँ पे उड़िएगा। कहने का मतलब जो जाते हैं चंद्रमा पे, जैसे चंद्रमा पे जाइएगा तो वहाँ पे हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है ना, तो वहाँ पे जाइएगा तो आप उड़िएगा। आपका अगर पृथ्वी का वजन 60 kg है ना, तो वहाँ पे आपका जो है वो 1/6 हो जाता है, यानी कि वहाँ पे जो आपका 6 kg, सॉरी 10 kg हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 kg। वहाँ पे जो भार है पृथ्वी के 1/6 kg भार होता है ना, 1/6, यानी कि अगर आपका पृथ्वी पे 60 kg भार है तो वहाँ पे आप 10 किलो का हो जाएगा, मतलब हवा में उड़े भी लगेगा। एक बात बता देते हैं आपको, ठीक ना, वहाँ पे हवा में उड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे हवा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, है ना, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, अंतरिक्ष है वहाँ पे। अंतरिक्ष मतलब क्या है, मतलब निर्वात, तो निर्वात बोलते हैं उसी को जहाँ पे कुछ भी ना हो, हवा भी नहीं, ठीक, चलिए समझ गए। अब इसके बाद देखिए हम लोग विरल और सघन जान लेते हैं। विरल और सघन होता है क्या, यहीं पे हम लोग समझते हैं। एक बात याद रखिएगा, विरल का मतलब होता है बाबू, विरल का मतलब होता है पतला। विरल का मतलब क्या होता है, पतला। आप लोग समझ रहे होंगे कि विरल का मतलब क्या होता है, पतला। एक होता है सघन, एक होता है क्या, सघन। सघन का मतलब होता है घना। सघन का मतलब क्या होता है, घना, याद रखिएगा। विरल का मतलब पतला, सघन का मतलब घना। तो विरल और सघन क्यों यहाँ पे बता रहे हैं, इसका रीजन है, देखिए याद रखिएगा इसे, कि विरल जो होता है वो क्या होता है, पतला, और सघन क्या होता है, घना। तो जब विरल माध्यम से, यहाँ पे बताते हैं, जब विरल से सघन में जाता है, जब विरल से अगर सघन में जब जाता है ना किरण, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं, अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं, अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नहीं समझ गए होंगे आप लोग, चलिए फिगर के माध्यम से आपको जो है समझाते हैं। सबसे पहले देखिए समझिए, ये इस तरह से, तो प्रकाश की किरण इस तरह से ये जा रहा है, यहाँ पे हो गया ये अभिलंब हम लोग बोलते हैं, हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़ चुके थे, इसको अभिलंब बोलते हैं। अब इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वैसे तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक पारदर्शी माध्यम से पार हो रहा है दूसरे पारदर्शी माध्यम में, तो या तो ये अभिलंब के ओर मुड़ेगा या तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो मान चलिए ऊपर में विरल, ऊपर में क्या है, विरल, और नीचे में क्या है, सघन, नीचे में क्या है, सघन। तो विरल से सघन में जाता तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता, तो अभिलंब को नहीं, तो ये इधर मुड़ जाएगा, इधर, समझ गए। अगर यही क्या रहता, अगर यही देखिए मान चले ऐसे कि किरण इस तरह से जा रहा है और यहाँ पे अभिलंब है और ऊपर में सघन है, ऊपर में क्या है, सघन है, और नीचे में क्या है, विरल है, नीचे में क्या है, विरल। तो इसको जाना चाहिए था कैसे बाबू, इस तरह से जाता, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, इस सघन से विरल जा रहा है, इसलिए विलंब से दूर हट जाएगा, मतलब कि उधर चल जाएगा, ढेर ज्यादा उधर चल गया, मतलब कि इस तरह से जाएगा। समझ गया ना, इतना समझ में आया होगा। अब बोलिएगा कि सर कौन विरल होगा कौन सघन होगा, ये समझना। तो आपको बताएंगे विरल का मतलब पतला और सघन का मतलब घना। तो यहाँ से आपको माध्यम में यही सभी चीजें देंगे, यही सभी जो आपको चीजें मिलेगा। देखिए यहाँ पे जैसे निर्वात है, यहाँ पे क्या निर्वात है और यहाँ पे जल है, ऊपर में निर्वात है और यहाँ पे जल है, ठीक। तो निर्वात ज्यादा घना है या ये ज्यादा घना है, आप बताइए, जल ज्यादा घना है या निर्वात ज्यादा घना। तो निर्वात में तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कि ये ना ज्यादा पतला हुआ, यार ये पतला हो गया है ना, ये पतला हो गया, और जल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घना हो जाएगा इसके मुकाबले में। तो हम बताएं जो पतला है वो विरल है, इसका मतलब निर्वात क्या हो जाएगा, पतला विरल हो जाएगा, और जल क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा, सघन हो गया, है ना। और मान चलिए अब ये दोनों में तुलना किया जाए, जल में और कांच में, जल और कांच में कौन सघन और कौन विरल है। तो दोनों से देखिए पतला कौन है, दोनों से पतला कौन है, तो पतला कौन है, जल। तो ये हमारा हो जाएगा विरल और ये क्या हो जाएगा हमारा सघन, समझ रहे हैं ना। तो यही सब आपको चुनने के लिए मिलेगा कि प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है तो किधर मुड़ेगा, तो आपको ये पता रहना चाहिए
कि कौन विरल होगा इसमें से और कौन सघन होगा, कौन विरल होगा और कौन सघन होगा। तो आपको तो पता चल गया कि जो पतला रहेगा वो विरल होगा और जो मोटा रहेगा हल्का सा घना जैसा रहेगा वो हमारा सघन होगा। एक ट्रिक और देते हैं आपको कि जिसका प्रकाश के चाल अधिक रहेगा वो विरल होगा और जिसका प्रकाश के चाल कम होगा वो सघन होगा, ठीक ना। आपको देखिए निर्वात कहने का मतलब आप हवा मान सकते हैं, ठीक ना। निर्वात कहने का मतलब हवा, हवा और जल में किसका प्रकाश का चाल अधिक है, तो हवा का, इसी को हवा बोल रहे हैं हम। तो निर्वात और जल में प्रकाश का चाल किसका अधिक है, हवा का। तो हवा का अधिक है, इसका मतलब है कि ये विरल माध्यम होगा। ये कैसा माध्यम होगा, ये विरल माध्यम होगा। और इसका कम है तो ये सघन हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, सघन। अब मान के चलिए हमसे पूछा जा रहा है कि जल में और कांच में, जल और कांच में किसका प्रकाश का चाल अधिक है। तो आप जानते हैं कि जल का है तो जल का है तो ये विरल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सघन। ये जो इसमें तुलना बताएगा उसी में आपको देखना, ये नहीं सोचिएगा कि सर यहाँ पे तो सघन बोल दिए और यहाँ पे विरल बोल दिए। तो यार इसको तुलना किया जाए जल और हवा में किया जा रहा था, जल और हवा में कौन अच्छा है, कौन ज्यादा प्रकाश के चाल है किसमें, तब इसमें हवा में, तो ये विरल हो जाएगा। और यहाँ पे जो तुलना किया जा रहा है वो जल और कांच में किया जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों में यही दोनों देखेंगे, फिर यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक ना। तो ये दोनों में से किसमें ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा है प्रकाश के चाल है, तो ये विरल हो जाएगा, सघन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, इसको नोट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो विलंब की ओर मुड़ जाती है। फिगर भी पढ़ लीजिएगा, अभी हम आपको फिगर पढ़ देते हैं और इसके लिखने के बाद ये फिगर जो है पढ़ लीजिएगा जब आपको हम लिख रहे हैं, ठीक ना। ये देखिए किरण जा रही है, यहाँ पे विलंब हो गया, ठीक ना। ऊपर में मान के चलिए, ऊपर में हम दे देते हैं, ऊपर में मान के चलिए हवा, ऊपर में क्या है, हवा। अब हवा है तो जानते हैं ये कैसा होगा, विरल होगा, है ना। और नीचे में मान के चलिए कि जल है, नीचे में क्या है, जल है, और ये जल है तो कैसा होगा, सघन होगा। तो इसका मतलब है कि किरण जो है कैसे जा रही है, तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रहा है। ऊपर में विरल होगा, नीचे में सघन होगा, तो विरल से सघन में जाती है, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, है ना, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन उस तरह से ये जाएगा नहीं, ये किधर जाएगा, विरल से सघन में जाता है। तो आपको तो बता दिए कि विरल से जब विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो क्या विलंब की ओर मुड़ जाती है। विलंब कौन है यार, ये वाला है, ये वाला रेड वाला, तो इधर मुड़ जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। ये हो गया आपका, इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें ये क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है। ये दोनों में से कोई भी आता है, ये ऑब्जेक्टिव है आपका, सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, है ना। जहाँ पे 2 नंबर में पूछे जाएंगे, 5 नंबर में पूछे जाएंगे, आपको सब बताया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप बहुत अच्छे जगह पे आए हुए हैं, आपको इतना अच्छा तैयारी करवा दिया जाएगा ना कि आप सोच में पड़ जाएगा कि इतना अच्छा भी हो सकता है। हाँ, अगर आप लोग को अच्छा लगता है ना तो आप लोग ये जो नंबर दिए हुए हैं इस पर ऐसे ही नहीं दिए हुए हैं ना। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग मैसेज करके जरूर बताइएगा कि सर बहुत अच्छा लगता है क्लास, फीडबैक के रूप में, ताकि हम जो है उसको स्टेटस लगाएं, है ना, ताकि और बच्चे देखें और आपसे हमसे जो है जुड़ें, ठीक ना। ऐसे अच्छा लगता है यार, हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हमारा पढ़ाया हुआ है जो बच्चे लोग को अच्छा लग रहा है। चलिए ये समझ गए होंगे, तो ये फिगर पा लीजिएगा, ये वाला लिख के स्टार्ट में, और ये फिगर पा लीजिए। अब इसके लिए देखिए बोला जा रहा है क्या कि जब यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो आपको तो हम बता दिए कि क्या होगा, विलंब से दूर हट जाएगा, विलंब से दूर हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा, इस तरह से देखिए ये यहाँ पे किरण जा रही है, ये हमारा हो गया विलंब। तो इसको जाना चाहिए था कैसे बच्चा, इसको जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे तो जाएगा नहीं, है ना, ऐसे जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर में है सघन, ऊपर में मान के चलिए कि है कांच है, ऊपर में क्या है, कांच है, ठीक ना। ऊपर में कांच है तो सघन हो जाएगा, और नीचे में मान के चलिए कि क्या है, जल है, नीचे में क्या है, जल है, तो ये तो विरल हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। अब सघन से विरल में जा रहा था, आपको तो मालूम है कि विलंब से दूर हट जाएगा, तो अभिलंब से दूर हटेगा तो ये भागेगा इधर, क्योंकि ये अभिलंब है तो अभिलंब से दूर भागेगा तो उधर न हो जाएगा। ये हो गया इसका, समझ गया। तो ये सघन से विरल में जाएगा और विरल से सघन में जाएगा तो किधर मुड़ेगा, इसको तो आप लोग समझ गए और अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक ना। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। आप लोग जो है क्या बोलते हैं, फेयर जरूर बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए, जरूरी है। अगर पढ़ते हैं तो नोट्स बनाना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे नोट में है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि विभिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल है वो भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न करने मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न की जगह आपके जो है पूछा जा सकता है अलग अलग भी रह सकता है। तभी तो आप देखिए ना कि विभिन्न माध्यम जैसे निर्वात एक माध्यम था, जल एक माध्यम था, कांच एक माध्यम था, हाँ या नहीं। तो ये सब देखिए क्या है, माध्यम है।
और आप लोग देखें कि इस सब में प्रकाश की चाल जो भिन्न भिन्न है, इसमें कितना है तो 3 × 10⁸ है, और इसमें कितना है तो 2.25 × 10⁸ है, और इसमें कितना है तो 2 × 10⁸ है। तो आप तो देख रहे हैं ना कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग है। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल होती है, ऑप्शन में रहेगा, ए में रहेगा समान रहती है, बी में रहती है अलग रहती है, डी में रहेगा, सी में रहेगा ए बी दोनों, और डी में रहेगा कोई नहीं। तो मारिएगा अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। ठीक ना, आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा ये भी कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण है, क्यों ऐसे अपवर्तन हो जाता है ना। तो इसका देखिए उत्तर में लिखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे अपवर्तन कैसे हो जाता है, मान लीजिए ऊपर में निर्वात है, तो निर्वात है तो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ठीक ना, निर्वात है तो इस तरह से आ रहा है। अब जैसे ही आ गया मान लो चलिए जल में आ गया, तो जल में तो प्रकाश की चाल का हो जाता है, धीरे न हो जाता है यार, तो धीरे हो जाएगा तो ये इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। अब मान चलिए फिर हवा आ गया, जल से जा रहा था फिर मान चलिए हवा आ गया, तो अब हवा आ जाएगा तो फिर उधर भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जल है, यहाँ पे जल है, और नीचे में क्या जाएगा, हवा आ जाएगा। आप खुद समझिए, ऊपर में क्या था, निर्वात बोले थे, ऊपर में निर्वात बोले थे ना, निर्वात है, और यहाँ पे जल, तो निर्वात क्या है, विरल है, और ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, ये सघन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये फिर विरल हो जाएगा, ये विरल हो जाएगा। तो आप खुद देखिए कि यहाँ से विरल से सघन में जा रहा था, विरल से सघन में जा रहा था, तो ये एक माध्यम था, तो यहाँ से किधर आ गया था, ये हमारा विलंब था, विलंब की ओर मुड़ गया था। अब जैसे ही यहाँ पे आया था सघन से फिर विरल में जाने लगा, तो यहाँ पे यह विलंब था, विलंब से दूर भाग गया, क्योंकि सघन से विरल में जा रहा था, विलंब से दूर भाग गया, फिर आ जाएगा, मान चलिए फिर यहाँ पे आया तो फिर या तो इधर मुड़ेगा या तो उधर भागेगा। इस तरह से यही कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को, है ना, बहुत मजे ले रहे होंगे आप लोग, ठीक ना। चलिए, लेकिन आप लोग इस नंबर पे जो है, इस नंबर पे आप लोग अपना जो फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा लगता है आप सभी को। चलिए अब अगला देखिए है, तो अपवर्तन से होने वाली घटनाएं, अपवर्तन से होने वाली घटना, अपवर्तन से क्या क्या घटनाएं होती है हम लोग वो देखते हैं, ठीक ना। कि जैसे देखते हैं कि हम लोग बाल्टी भरा हुआ अगर पानी रहता है, बाल्टी में पानी अगर भरा हुआ रहता है तो उसका जो नीचे वाला जो पेंदा रहता है वो ऊपर उठा हुआ नजर आता है, लगता है कि गड्ढा है ही नहीं, और जब हाथ डालते हैं ना तो ये वाला भीग जाता है, लगता है कि ये तो नहीं है, सुखैया गड्ढा, और जब हाथ डालते हैं तो ये भी भीग जाता है। ऐसे किए होंगे आप लोग बचपन में, है ना। तो वो किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आप लोग जैसे ये मान चलिए कि ये गिलास है, ये क्या है, इस तरह से गिलास है, और इसमें जो है पानी, इसमें क्या है, इसमें पानी, इसमें पानी, और उसमें जब आपको डंडा डालते हैं ना, वो डंडा डालते हैं तो आपको जो है टेढ़ा नजर आता है, इस तरह से आपको जो है क्या आता है नजर, उसको रहना चाहिए था इसे, उसको रहना चाहिए था इसे, लेकिन वो जो डंडा जो है वो टेढ़ा नजर आता है। तो क्यों आता है, तो वो जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो है टेढ़ा नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि जल में रखी छड़ी का टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होना, ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण होते हैं। दूसरा है कि जल में रखे सिक्के का उभरा हुआ, उभरा मतलब उठा हुआ, जैसे जल में रखिएगा वही लोटा, मान के चलिए आप बाल्टी ले लिए और बाल्टी में सिक्का डाल दिए, तो जब पेंदा उसका नजर आता है ऊपर, तो सिक्का भी रखिएगा तो वो उठा हुआ नजर में आएगा, ठीक ना। तीसरा है कि तालाब की तली का उठा हुआ प्रतीत होना, जो तालाब है वो लगेगा कि गहरा नहीं है, जैसे हिलिएगा तो पूरा पॉइंट भीग जाएगा, है ना। तो ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश से होने वाली अपवर्तन, प्रकाश से होने वाली प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली 4 घटनाओं या 2 घटनाओं को लिखें। 2 ही आता है आपके एग्जाम में, 2 नंबर का आता है, 2 घटनाओं को लिखे, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, देखिए ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ये सब 2 नंबर वाले नहीं, ये ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। सबसे पहले तो समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 माध्यमों को अलग करने वाले, मतलब कि 2 माध्यम, मान चलो ऊपर में माध्यम 1 है, ये क्या है, माध्यम 1 है, और नीचे में क्या, माध्यम 2 है, माध्यम 2 है। अब अलग करने वाली है ना। अब किरण आ रही है तो इस तरह से मान चलिए इस पे आ रही किरण, इस पे किरण आ रही है इस तरह से। अब क्या होगा कि अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ते हैं, लंबवत करने को मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमेशा सीधा होता है ना, लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो ये क्या होता है, ये आर पर सीधे चल जाएगा ना यार, ये इधर उधर नहीं मुड़ेगा, ये सीधे निकल जाएगा। जैसे होता है क्या कि आप तिरछा लाइएगा ना, तब या तो उधर भागेगा या तो इधर भागेगा, लेकिन अगर आप सीधा लाइएगा तो सीधे में मुड़ता उड़ता नहीं। आप भी टॉर्च देखिएगा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप टॉर्च देखिएगा, आप डंडा को टॉर्च के माध्यम से हटाइए ना, आप डंडा डालिएगा बाल्टी में
तिरछा डालिएगा ऐसे करके, ऐसे डालिएगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं मुड़ा हुआ है, जैसा अभी फिगर में पा रहे थे यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर आप सीधे डालिएगा तो नहीं मुड़ा हुआ नजर में आएगा, क्योंकि वो सीधे आता है तो सीधे ही निकल जाता है। देखिए यहाँ पे से यहाँ पे तो मुड़ती नहीं है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, है ना, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि एक पारदर्शी, यहाँ से पूछा जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो अब ऑप्शन में रहेगा सीधे निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, और डी में इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलिएगा, सीधे निकल जाती है ना। जब लंबवत पड़ती है, लंबवत मतलब 90 डिग्री, जब लंबवत पड़ती है तो सीधे निकल जाती है, ना विलंब से दूर हटती है ना विलंब की ओर मुड़ती है, सीधे निकल जाती है। याद रहेगा, ठीक है। चलिए ये फिगर भी पढ़ लीजिएगा ये सभी। चलिए अब अगला देखिए है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, है ना, नियम होते हैं ना। ये भी याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम था और अपवर्तन के भी कितने नियम है, दो नियम है। ये क्या हो गया, दो नियम है, ठीक है, दो नियम है। चलिए इसका देखिए फिगर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से कोई किरण आ रहा है, ठीक है ना, किरण आ रहा है, तो यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, इसका ये अविलंब होता है ना, ये अविलंब हो गया। अब ये क्या होगा कि इधर से टकरा के भागेगा, टकरा के क्या होगा, मान चलो ऊपर में है विरल माध्यम, ऊपर में क्या है विरल है और नीचे में क्या है सघन है। हम यहाँ पे मान लिए कि ऊपर में विरल है नीचे में सघन है, तो विरल से सघन में जा रहा है, इसका मतलब विलंब की ओर मुड़ेगा, या विलंब की ओर मुड़ गया। इसको जाना चाहिए था कैसे, इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, इसको निकलना चाहिए था, ये कुछ इस तरह से जाता, लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ गया। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ है, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, ये वाला चीज़, ये सब है क्या चीज़ वो बताते हैं आपको, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो नाम दिए हुए वो नाम से पहले हम दर्शा लेते हैं, ठीक ना। आपतित किरण यहाँ पे ये ए हो गया, ये ओ हो गया और ये बी हो गया। ये इसलिए इससे देख रहे हैं क्योंकि फिर नहीं तो अगर यहाँ पे अलग चीज़ दे दिए तो गड़बड़ा जाएगा। और ये हो गया पी क्यू हो गया और अविलंब हो गया ए हो गया, ठीक है। चलिए ये तो हो जाएगा आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। अब चलिए समझिए, देखिए यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये देखिए ए ओ जो है ना, ये ए ओ जो है, आप ये वाला जो लाइन देख रहे हैं इसको आने वाली किरण है, ये आने वाली किरण है। तो जो किरण आती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आप लोग प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़ चुके हैं, है ना, प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़ चुके हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे ए ओ जो है, ए ओ जो है आपका आपतित किरण है, ठीक ना। अब यहाँ पे जहाँ पे आपतित किरण आगे पड़ रही है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। यहाँ पे ओ है, ये जीरो लग रहा है ना आपको, ओ कर लीजिएगा, ठीक ना, ओ, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये यहाँ से टकरा के और क्या हुई, अपवर्तित हो गई ना, वहाँ पे परावर्तन होता था तो उसको बोलते थे हम लोग क्या, परावर्तित बोलते थे, परावर्तित किरण। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, तो इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे, है ना। इसको ये वाला पीला वाला नहीं पाइएगा ना, पीला वाला ये नहीं पाइएगा, ये देखिए। चलिए तो यहाँ पे क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है, तो इसलिए ये जो पी किधर गया, ओ अभी ना, वो भी, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं पी क्यू, इसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे टकरा के लौटता था तो वहाँ पे हम लोग परावर्तक सतह उसको बोलते थे। और यहाँ पे अंदर की ओर आ रहा है ना, तो अपवर्तन हो रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको अपवर्तक सतह बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पी क्यू क्या, अपवर्तक सतह। और ये जो डॉट डॉट में आता है उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। देखिए एन से एन मतलब अभिलंब। और ये जो आई है, आई को तो हम लोग वहाँ पे भी बोलते थे आपतन कोण, आपतन कोण। अब आर को वहाँ पे बोलते थे परावर्तन कोण, लेकिन यहाँ पे आर को क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को कि क्या, कौन सा क्या चीज़ है। आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा इसी तरह से। अब अपवर्तन के दो नियम होते हैं, दोनों देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ से समझिएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। आप देखे थे यहाँ पे, आप देखे थे कि ये आपतित किरण आया है, यह अभिलंब आया है, यह अपवर्तित किरण, तो तीनों जो एक ही बिंदु पे न था। ऐसा थोड़ा ना कि आपतित किरण आया, अभिलंब यहाँ पार दिए और अपवर्तन यहाँ से हो गया, ऐसा तो थोड़ा ना था, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो तीनों एक ही बिंदु पे था तो वही लिखे, ठीक है। ये आपका अपवर्तन के दो नियम होते हैं, पहला ये हो गया। दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा कि आपतन कोण की जय, आपतन कोण इसको बोलते हैं और अपवर्तन कोण इसको बोलते हैं। तो आपतन कोण की जय साइन आई और अपवर्तन कोण की जय साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको आप लोग लिखिएगा यहाँ से, देखिए अतः ये जैसे लिखा हुआ ना, तो लिखिएगा अतः साइन आई बटे साइन आर बराबर, साइन आर बराबर होता है एक नियतांक, एक नियतांक, एक नियतांक, ठीक ना। ये वाला जो चीज़ है ये बटा में ये ऐसे है ना, तो आप लोग ऐसा नहीं लिखिएगा, इसको नीचे लिख लीजिएगा, टाइप नहीं होता इसलिए उसी तरह से लिखिए। समझ में आया। अपवर्तन के दो नियम, पहला हो गया आपतित किरण,
परावर्तित किरण और अभिलंब जो है तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। दूसरा हो गया कि आपतन कोण की जो है और परावर्तन कोण की जो है का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक ना, वो होता है sin i बटे sin r बराबर एक नियतांक। ये जो दूसरा वाला जो नियम जो आप देख रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है ये वाला, इसको हम लोग जो है स्नेल का नियम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रकाश के किस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है? तो दूसरे नियम को, ये जो दूसरा नियम है ना, इसको स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम पूछेगा कि निम्नलिखित में से स्नेल का नियम है, तो आपसे ऑप्शन में ये वाला रहेगा, ऑप्शन में ये वाला रहेगा sin a बटे sin r। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एकदम भर भर के पूछा जाता है, यही सब पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से स्नेल का नियम है, तो ए में रहेगा sin i बटे sin r, बी में रहेगा sin r बटे sin i, सी में रहेगा sin i गुना sin r और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? sin i बटे sin r, है ना। ऊपर में आए नीचे में आए, याद रहेगा ना। गर्मी बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को पढ़ाने में हमको मज़ा आता है। साउंड जा रहा है ना, एक बार देख लेते हैं वीडियो ऑफ करके, क्योंकि माइक ऑफ था यार। हम सोचे कि मेरा वीडियो ख़राब हो गया क्या, माइक स्विच ऑफ हो गया था। हम सोचे कि साउंड नहीं जा रहा होगा, बट साउंड था, थोड़ा सा कम होगा। जो बोल रहे हैं वही मोबाइल जो है वॉइस जो कैप्चर कर रहा है वही था। तो हम सोचे ख़राब हो गया क्या, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए, लेकिन मज़ा भी आता है। अब देखिए अगला हमारा कि कांच का स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन को दिखाएं। कांच के स्लैब में, कांच के स्लैब हम लोग लेते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरह से एक कांच का स्लैब हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ये वाला याद रखिएगा। ये डायरेक्ट जो है ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है। मान लीजिए इसको ले लें KLMN, इसका नाम दे दिया KLMN। इसके जगह आप PQRS भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी बुक में KLMN है इसलिए हम KLMN दे देंगे, ठीक। उसके बाद इससे अपवर्तन दिखा रहे हैं ना, तो अब एक किरण हम लेंगे। देखिए ये किरण लिए एक इस तरह से, ये किरण लिए तो आपको मालूम है कि ये किरण आया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो अभिलंब होगा, यहाँ पे अभिलंब होगा। और आपको मालूम है दोस्त कि बाहर में क्या है? हवा है। बाहर में क्या है? हवा है। और अंदर में क्या है? यहाँ पे कांच है, एक क्या है? कांच है। और फिर बाहर में क्या है? बाहर में हवा है। आपको तो बहुत अच्छा से मालूम है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि ये देखिए इसको जाना चाहिए था कैसे? ऐसे जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था कैसे? जैसे अभी दर्शाए इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन ऐसा जाएगा नहीं, क्योंकि ये जा रहा है ऊपर में हो गया विरल ना, हवा का एक मतलब विरल, और नीचे में ये क्या हो गया? सघन ना, ये हो गया हमारा सघन, और ये हो गया हमारा क्या? विरल। तो आपको मालूम है कि विरल से सघन में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये विलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो विलंब कौन है? ये वाला। तो इसका मतलब कि ये इस तरह से मुड़ जाएगा, इस तरह से, ठीक ना। और आपको बहुत अच्छा से मालूम है कि ये क्या हो जाएगा? ये आई हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे I1 कर देते हैं, इसको R1 कर देते हैं। क्यों किए ये जो समझिएगा, जिस तरह से हम बता रहे हैं ना, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से अब ये जो किरण जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे आया, तो ये तो निकलने का प्रयास करेगा ही करेगा, एकदम करेगा। तो यहाँ पे भी अभिलंब आ जाएगा, यहाँ पे भी अभिलंब आएगा कि नहीं। आप लोग थोड़ा सा सुता के कीजिएगा, मेरा ज़्यादा जो खड़ा हो गया, ये वाला चीज़ जो यहाँ पे आता है ना तो ठीक रहता है, कोई बात की नहीं। आप लोग जो है सुता के कर लीजिएगा, ठीक ना। अब ये यहाँ पे आया तो आपको मालूम है कि ये कहाँ से जा रहा है? ये सघन से विरल में जा रहा है। तो ये इसको जाना चाहिए था कैसे दोस्त? ऐसे जाना चाहिए था। थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, मेरा तिरछा हो रहा है। क्यों हो रहा है जो समझिएगा। ये जो है ना थोड़ा सा इसको सुता के लेते ना, तो ये वाला जो रेड वाला है यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता तो ठीक रहता। तो ये वाला जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन भागेगा कहाँ? अभिलंब से दूर भागेगा, क्योंकि सघन से विरल में जा रहा है। तो ये उधर भाग जाएगा, ये भाग जाएगा उधर। तो इसका मतलब है कि ये हो गया हमारा, ये हमारा हो जाता है क्या? I हो जाता है। इसको I1 बोल देंगे, 2 बोल देंगे। यहाँ पे R1 है ना, सॉरी यहाँ पे I1 है, तो ये I2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा R2 हो जाएगा, ये हमारा R2 हो जाएगा, ठीक है। कोई बात करें, समझ में आ गया ना आपको? चलिए, ये हो गया R2 हमारा। अब यही जो है, यही जो चीज़ है, ये जो बाहर जो आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। जो किरण बाहर आ रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। इसका भी नाम दे सकते हैं आप, मान चलिए P, यहाँ पे हो गया Q, यहाँ पे ये कौन को बोलते हैं? R, और ये इसको बोलते हैं S, PQRS। तो यहाँ पे PQ क्या हो गया? आपतित किरण हो गया। QR क्या हो गया? यहाँ पे अपवर्तित किरण हो गया। और RS क्या हो गया? तो निर्गत किरण हो गया। तो यही था आपका कांच के स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन। कांच के स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन इस तरह से पारी गणित एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, और आपके 2 नंबर कंप्लीट भी हो जाएंगे, गारंटी देते हैं, है ना। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी को, है ना। चलिए
चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन ये क्या है कि आपतित किरण और निर्गत किरण। निर्गत किरण अभी बताएंगे होता क्या, और आपतित किरण तो आप लोग जानते हैं कि जो आगने वाली जो किरण होती है के बीच के लांबिक दूरी को ही क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। समझिएगा इस तरह से जो अभी हम लोग ग्लास स्लाइड में जो दिखाए थे फिर से पढ़ते हैं, इसलिए ताकि रिवीजन हो, है ना। इस तरह से देखिए हम जो है पार लेते हैं, ठीक है, इस तरह से हम पार लिए, इसको सही से कर लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए किरण कोई आ रही है, फिर ज़्यादा खड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं, खड़ा हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। इस तरह से मान चलिए कि कोई किरण आ रही है, यहाँ पे तो आपको मालूम है कि अभिलंब होगा, ये तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह अभिलंब हो जाएगा, ठीक ना, यह अभिलंब हो गया, ठीक। अब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहे हैं ना, क्योंकि ऊपर वाला विरल है, ऊपर में क्या है, विरल है, यानी कि हवा है, नीचे में क्या है, ये सघन है। सघन कहने का मतलब कि ये कांच है ना, ये कांच है, और बाहर में क्या है, हवा है। हवा कहने का मतलब कि विरल है, ठीक ना। देखिए तो अब क्या होगा यहाँ पे, इससे यहाँ पर होगा क्या कि ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे। अब ये बढ़ाए इतना क्यों, जो समझिएगा, लेकिन ये आ जाएगा इधर, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, तो ये आगे इधर, इतना ये दूर क्यों बढ़ाए, इसका रीजन समझिएगा, अभी समझाएंगे अभी आपको। अब यहाँ पे आया है तो यहाँ पे भी तो अभिलंब खिंचाएगा ना, एक मिनट, यहाँ पे भी अभिलंब इस तरह से खिंचाएगा। अभी क्या होगा, इसको जाना चाहिए था इसे, लेकिन ये अभिलंब से दूर भागेगा, इधर इधर क्या भागेगा, ये दूर भागेगा, सही से होगा नहीं, इसको सही से करने दीजिए। ये सब ना पारने में बहुत ही दिक्कत हो जाता है। इसको जाना चाहिए था कैसे, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं, ये जाएगा कैसे, ये अपना मनमानी करेगा तो जाएगा कैसे, ये भागेगा ऐसे, जाएगा ऐसे, जाएगा ऐसे, ठीक ना। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो भागेगा अभिलंब से दूर भागेगा, उधर अभिलंब से क्या भागेगा, दूर। ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला जाएगा ऐसे, ये हमारा हो गया अभिलंब, ये जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन जाएगा उधर। तो ये वाला देख रहे हैं, ये जो आपतित किरण को हम जो आगे बढ़ाए हैं, ये जो आपतित, यही ना आपतित किरण है, आपतित किरण बोला, तो ये आपतित किरण होगा, और ये निर्गत किरण, तो ये दोनों के देखिए यहाँ पे लांबिक दूरी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो दूरी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन हम लोग बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है, समझ गए। जो आपतित किरण है और ये जो निर्गत किरण, इसी को तो हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। अभी आपको बताया था निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लांबिक दूरी को, या लांबिक मतलब लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे क्या है, ये सादा, ये क्या है, अच्छा ये अभी देख लेते हैं कितना है, इसमें कितना है जो देख लेते हैं ना। अभी तो बहुत सारे यार, इसके 3 क्लास हो जाएंगे आपके। वीडियो कितना हो गया, इसमें 3 क्लासेस आपकी जो हो जाएंगी, इसमें खींच दें, और क्या खींचे रहते हैं, ज़्यादा नहीं है। चलिए देखिए, अब है हमारा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता क्या है कि हवा में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको जो है म्यू से सूचित किया जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं म्यू, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं म्यू। अब ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आएगा, हम समझाएंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं म्यू, म्यू से सूचित किया जाता है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा। पूछेगा अपवर्तनांक का निम्नलिखित में से मात्रक होता है, ऑप्शन ए में भी कुछ रहेगा, बी में भी कुछ रहेगा, सी में रहेगा मात्रकहीन, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो सी मारिएगा, मात्रकहीन कहने मतलब कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। अब देखिए अपवर्तनांक का देखिए फॉर्मूला होता है क्या, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है कि उस निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में, निर्वात बोलिए या तो हवा, निर्वात बोलिए तो या हवा, दोनों बात बराबर है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। देख लेते हैं बैटरी कितना है, 12% है, चलिए हो जाएगा, है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है हमारा अपवर्तनांक का फॉर्मूला। कहने का मतलब है बाबू कि देखिए परिभाषा समझ आइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, अनुपात मतलब होता है बटा, के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ था, इसको नोट कीजिएगा।
अब इसको जो है हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ म्यू या एन से, म्यू से भी करते हैं और एन से भी करते हैं, म्यू और एन से भी करते हैं। इसको जो हम लोग सी से सूचित करते हैं और इसको हम लोग जो है भी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला बन जाएगा, म्यू बराबर में बच जाएगा सी बटे भी, म्यू बराबर में सी बटे भी, या तो एन बराबर में सी बटे भी, या तो एन बराबर में सी बटे भी, यही ना आपको मिलेगा। इसको म्यू से भी सूचित करते हैं और एन से भी सूचित करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए आ गया, देखिए आप लिख लीजिएगा अपवर्तनांक का फॉर्मूला कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल को भी क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू बराबर हो जाता है भी सी, भी क्या है, सॉरी भी सी हो गया, नहीं सी भी, ये उल्टा हो गया, ठीक ना, सी बटे में भी। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, देखिए समझ जाइएगा कैसे क्या होता है कि हवा में प्रकाश की चाल ये दिया हुआ, हवा और निर्वात दोनों सेम होता है, हल्का सा फर्क होता है, इसलिए दोनों को सेम माना गया। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा कांच में प्रकाश की चाल तो इतना होता है। इसका हमसे अपवर्तनांक पूछा था, अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला तो अभी आपको बताया ना, अपवर्तनांक का फॉर्मूला का भी बताया आपको कि कैसे निकलता है। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में हो जाता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाता है, ये हो गया, यहाँ से हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में कहने का मतलब किसमें, कांच में, जिसमें हमको निकालना है। कांच में प्रकाश की चाल हमसे दिया हुआ है ना, तो इसी का अपवर्तनांक हमसे पूछ रहा है ना। तो इसका ये हो जाएगा उस माध्यम कहने का मतलब कांच वाला। तो कांच की कितना है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड खत्म, 10⁸ से 10⁸ खत्म। अब बचा यहाँ पे 3/2। जब इसको भागा दीजिएगा, 2 से 3 में अगर भागा देते तो एक बार में लगेगा 2, यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट बैठाइएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 5 बार में कट जाएगा, यानी 1.5 आएगा, 1.5 ये आ गया। ये किसका आ गया, तो हवा में प्रकाश की चाल इतना, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो इसका मतलब है कि कांच में प्रकाश का चाल हमसे कांच का अपवर्तनांक इतना होता है। कांच का अपवर्तनांक पूछेगा तो बताइएगा 1.5, इस तरह से, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें इसको रट लीजिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो कौन सा पूछे जाते हैं ये भी आपको बता देते हैं। ज्यादातर जो है आपसे ये वाले जो पूछे जाते हैं, ये वाला हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ये वाला जो आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए दिखाई दे, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। देखिए वायु का होता है, याद रखिएगा इतना है, वायु का होता है 1.0003, ये वाला तो कंफर्म पूछा जाता है। और अभी हम आपको जो निकाल के दिखाए थे, किधर गया, नहीं है क्या, इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है, ठीक। कांच का ये क्राउन कांच है, ठीक ना। कांच भी अलग अलग तरह का होता है, ये क्राउन कांच है। चलिए जल का भी आप निकाल सकते हैं 0.33, बाकी सब का निकालना पॉसिबल नहीं होता। इसको याद कर लीजिएगा कि वायु में प्रकाश की चाल इतना होता है, बर्फ में इतना, जल में इतना, अल्कोहल में इतना, केरोसिन में इतना, सब में। लेकिन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, हवा वाला पूछा जाता है और ये जल वाला पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद आपसे नीलम वाला पूछा जाता है 1.77, और उसके बाद हीरा का पूछा जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक इसी का होता है, नीलम का, हीरा का होता है 2.42, ठीक ना। चलिए याद कर लीजिएगा आप। अब इसके बाद आ गया हमारा प्रिज्म क्या है, प्रिज्म है कि प्रिज्म एक त्रिभुजाकार होता है। देखिए ये प्रिज्म जो आप देख रहे हैं, ये त्रिभुजाकार हमारा होता है, ठीक ना। त्रिभुजाकार है, फलक है जो 2 माध्यमों को अलग करता है, जिसका कोई भी 2 फलक आपस में समांतर नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रिज्म, ये जो प्रिज्म देख रहे हैं ये त्रिभुजाकार है। बोल रहा है कि 2 माध्यमों को अलग करता है। अलग कहे मतलब बाहर में एक हवा हो गया ना, हो बाहर में क्या हो गया, हवा, अंदर में क्या हो गया, कांच हो गया। तो 2 माध्यमों को अलग कर रहा है कि अंदर में कांच हो गया, बाहर में हवा हो गया, तो 2 माध्यमों को अलग कर रहा है, ठीक ना। और क्या चीज बोल रहा है कि जिसका कोई 2 फलक आपस में समांतर नहीं होता। आप देख रहे हैं समांतर का होता है, ये ऐसे या तो ऐसे समांतर, इसमें कोई है। अगर मान चलिए ये 2 फलक को अगर हम देख रहे हैं तो ये दोनों तो इस तरह से समांतर थोड़ा होता। अगर मान चलिए आप ये दोनों को देख रहे हैं तो ये दोनों भी समांतर थोड़ा ना, समांतर कैसे होता है, इस तरह से होता है, तो कोई भी समांतर नहीं। अब ये जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है 2 नंबर में कि प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को दिखाएं।
प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को दिखाएं। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है जो जानते हैं। सबसे पहले तो आप प्रिज्म पा लीजिएगा इस तरह से, इसका नाम दे दीजिएगा, मान चलिए ए बी सी। यहाँ ए बी सी, ये जो कोण, एक कोण बनता है, ये एक जो कोण ए है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। जो जो चीज़ हम लिख रहे हैं इसी तरह से लिखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण, ठीक है ना। अब यहाँ से अपवर्तन दिखा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कि किरण को गुजारना पड़ेगा। इस तरह से मान चलिए इस पर हम किरण को गुजारे हैं, ठीक है। तो किरण गुजारे हैं तो बाहर में क्या है? विरल है। बाहर में क्या है? विरल है। और अंदर में सघन हो जाएगा क्योंकि कांच है ना। तो आप लोग को मालूम है विरल से सघन हो जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पे अभिलंब तो जरूरी है ना। तो अभिलंब देखिए यहाँ पे मान चलिए कि अभिलंब जो है ये इस तरह से, ये डॉट डॉट में कर दीजिएगा, ये गड़बड़ा जाता है इस तरह से, ये अभिलंब है। तो आपको मालूम है कि जब विरल से सघन में जाता है तो किधर मुड़ता है? विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर। तो ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। इसको जाना चाहिए था कैसे? तो इसको जाना चाहिए था इससे, लेकिन वैसे जाएगा नहीं, ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो ये जो है इस तरह से भागता है, इस तरह से भागता है उधर, ठीक। अब आपको मालूम है बहुत अच्छा से कि फिर क्या है? बाहर निकलेगा। अंदर में सघन और बाहर में क्या है? विरल है। तो ये फिर से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या? हमको यहाँ पे अभिलंब चाहिए था। अभिलंब देखिए यहाँ पे इस तरह से होता है। ये जो लगातार हो जाता है ना, ये लगातार आप इसको डॉट डॉट में दे दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे मिटाता है नहीं यार, अगर मिटा देंगे तो पूरा मिट जाता है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अभिलंब हो गया। अब आपको मालूम है, आपको बहुत अच्छा से मालूम है क्या कि ये विरल है और अंदर में सघन है। तो सघन से जब विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो ये अभिलंब है तो इसको जाना चाहिए था कैसे? ऐसे, है ना। लेकिन वैसे भी जाएगा नहीं, ऐसे जाएगा नहीं, कैसे जाएगा? तो ये अभिलंब से दूर भागेगा। कहने का मतलब कि ये इधर भाग जाएगा, इधर, ठीक, समझ गए। तो ये हो जाता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। नहीं तो यहाँ पे नहीं लिखिएगा, यहाँ पे नहीं लिखिएगा, हम यहाँ पे नाम देते हैं सभी का। हम मान चलिए इसका नाम देते हैं, हरा वाला यूज कर लेते हैं ना। इसको मान चलिए हम P दे देते हैं, इसको हम Q दे देते हैं, इसको नाम हम R दे देते हैं, इसको नाम हम S दे देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से कि A पहले तो यहाँ पे A लिखिएगा, कोण A। कोण A क्या है? तो प्रिज्म कोण। कोण A क्या है? प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, ठीक। उसके बाद PQ है क्या? तो PQ है आपतित किरण, क्योंकि जा रहे हैं किरण ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। PQ को आपतित किरण बोलते हैं। उसके बाद देखो QR तो अपवर्तन हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। PQ हो जाएगा अपवर्तित किरण। यहाँ पे RS तो निर्गत, बाहर निकल रहा है, RS को तो निर्गत किरण बोलते हैं। यहाँ पे RS हो जाएगा हमारा निर्गत किरण, हो जाएगा हमारा निर्गत किरण, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? बस इतना ही लिखना है। प्रकाश के अपवर्तन, जब आपसे पूछे कि प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाएं, यही चीजें करनी है। आपका 2 नंबर में 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी बोलते हैं यार, हम भूल जाते हैं स्क्रीनशॉट आप लोग को। अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो रुक के आप लोग कर लीजिएगा, भूल जाते हैं बात पर। आप लोग का मैसेज आया था कि सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दीजिए। चलिए ये जो है लेंस जो है हम लोग जो है अगले क्लास में करेंगे यहाँ से, ठीक ना। ये हमारा अलग टॉपिक आ गया। बाकी यहाँ तक हम जो है पूरा समझाने का प्रयास किए आप सभी को। ये क्या हो रहा है? बोर्ड भी थोड़ा सा वहीं करने लगा, इसको आराम कर देते हैं ना, क्योंकि आज जो 4 वीडियो लगातार जो है शूट किए हैं। 12th वाला के लिए भी, 12th में साइंस वाला के लिए भी, आर्ट्स वाला के लिए भी और आप लोग के लिए भी, है ना। 4 वीडियो शूट किए हैं आज लगातार। चलिए इसलिए हालत खराब। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत तो जारी है। आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए, हम भी आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। पहले 2 डंठा रख के उस पर मोबाइल रख के बनाते थे, अभी बोर्ड आ गया। कुछ दिन में ऐसे भी आ जाएगा अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो, है ना। चलिए बाकी चलिए वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है ना, तो कमेंट जरूर किया कीजिए। जो नंबर था उस पर आप लोग मैसेज जरूर किया कीजिए फीडबैक के रूप में कि सर क्लास बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए बाबू मिलते हैं बाबू हम लोग अगले क्लास में इसके। तब तक जय हिंद जय भारत।